हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं सतेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सतेंद्र सर क्लासेस पर। तो आज हमारे डी ब्लॉक का नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करेंगे और साथ के साथ मैग्नेटिक बिहेवियर को भी। मैग्नेटिक बिहेवियर हालांकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो जस्ट एक रिवीजन टाइप होगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम 3D सीरीज की बात करते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है कौन कौन सी शो करते हैं बेटा, ये आपको ध्यान रखनी है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सिर्फ कॉपर शो करता है, ठीक है ना। +2 की बात करें तो +2 टाइटेनियम से जिंक तक होती है आपकी, +2 इन सब के पास होती है। ठीक है, मैं आगे लिख दूंगा। कैंडियम जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ठीक है, तो ये जो है, ये जो डिब्बे में बंद कर रहे हैं ये इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है बेटा, इसको जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए इसको। बॉक्स वाली जो है ये है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो जल्दी से लिख लीजिए। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं। क्योंकि बेटा इनके अंदर क्या होता है आपका, NS और N-1 डी सबशेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इन दोनों सबशेल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे बोर्ड में पूछा जाता है, जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो एक से ज्यादा या सिंपली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, N-1D एंड NS सबशेल का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसीलिए क्या है, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दूसरा, अब अगर आप देखते हो तो स्कैंडियम को देखिए, स्कैंडियम एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3, और जिंक सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2, ठीक है ना। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। तो क्यों नहीं करते ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बेटा इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, 4:3D1, ठीक है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते ही ये क्या कर लेता है, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते ही 3D10 कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, जो कि एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। तो जब भी आपसे पूछा जाए
3D सीरीज में वो कौन से एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्कैंडियम और जिंक हो जाएगा। ठीक है ना। अगर दोनों में से कभी एक सेलेक्ट करना, हालांकि ऐसा कभी होगा नहीं, 1% का भी ऐसा हो जाए, तो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल एक सोल्ड क्वेश्चन दे रखा है जिसमें उसने स्कैंडियम को मेंशन कर रखा है, जिंक को मेंशन नहीं किया। तो दोनों में से अगर एक टिक सेलेक्ट करना हो तो आप किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, स्कैंडियम की ज्यादा होगी। अगर दोनों आ जाए, बोथ आ जाए, तो बोथ लगाना है। ठीक है, चलिए इतनी कहानी लिख लें एक बार, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए बेटा लिखिए। ट्रांजिशन एलिमेंट शोज, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अब ये मत बोलना जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो उसको मान लेते हैं उसमें। ठीक है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल, ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ, ड्यू टू द involvement of, due to the involvement of, due to the involvement of n minus 1 d and ns subshell। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे स्कैंडियम, स्कैंडियम does not show, scandium does not show variable oxidation state, scandium does not show variable oxidation state because after releasing, because after releasing 3 electrons, because after releasing 3 electrons it acquire stable, it acquire stable noble gas configuration, it acquire stable noble gas configuration। zinc does not show, zinc does not show, zinc does not show, zinc does not show variable oxidation state, zinc does not show variable oxidation state because after releasing, because after releasing 2 electrons, after releasing 2 electrons it acquire stable, it acquires stable noble gas configuration, stable noble gas configuration। ठीक है, नोट कर चुके होगे बेटा। अब आगे देखिए, अब अगर हम बात करते हैं मैग्नीज की, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, मैग्नीज शो करता है। देख सकते हो +2 से +7 तक। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मैग्नीज क्या शो करता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, तो लिखोगे नेक्स्ट,
मैग्नीज shows large number of oxidation state, या लार्ज की जगह मैक्सिमम लिख दी, shows maximum number of oxidation state, maximum number of oxidation states. Manganese shows maximum number of oxidation states in 3D series. In 3D series because of the presence of because of the presence of large number of unpaired electrons, because of the presence of large number of unpaired electrons. ठीक है, जल्दी नोट कीजिए बेटा इसको। वैसे भी मैं डिक्टेट भी कर रहा हूं, साथ के साथ आप लिख भी लेते होगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कॉपर जो होता है, कॉपर की जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ इसके सॉलिड स्टेट में स्टेबल होती है। ठीक है ना, कॉपर सॉलिड स्टेट में होगा जब वो +1 उसमें स्टेबल होगी। लेकिन जैसे अगर आप उसे पानी में डालोगे तो पानी में उसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल होती है। ठीक है, तो इसका मतलब पानी के अंदर वो +1 में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो होता क्या है बेटा, इसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है। डिस्प्रपोर्शनेशन समझते होगे, जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है उसी का रिडक्शन होता है, उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितने आपको बताए जा रहे हैं। तो लिखोगे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज स्टेबल, +1 oxidation state of copper is stable only in solid medium, only in solid state, in aqueous medium, in aqueous medium +1 oxidation state, oxidation state is unstable। देखो, इनऑर्गेनिक में ये होता है बेटा, जितना बता दिया उतना आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसमें याद करने का काम ज़्यादा रहता है। इन एक्वस मीडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज अनस्टेबल, हेंस इट डिस्प्रपोर्शनेट in aqueous medium। तो कॉपर +1 जैसे ही आपने इसको पानी में डाला तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा बेटा कॉपर +2 और 0 में। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब देखिए आगे, तो अगर आप ये ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो, जैसे Mn की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, +7 है। मैग्नीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7। तो ये जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो इसका मतलब इसे 7 इलेक्ट्रॉन निकालने, +7 पर कब आएगी, जब इसे 7 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी +7 आएगी। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने की पावर सबसे ज्यादा किसके पास होती है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के पास होती है। किसके पास होती है,
फ्लोरीन और ऑक्सीजन के पास होती है, क्योंकि ये सबसे बेईमान एलिमेंट होते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल के। ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसके पास रहे, ठीक है ना। जैसे इनको इलेक्ट्रॉन दिखते हैं पागल हो जाते हैं, बावले हो जाते हैं ना, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखोगे वो किसके साथ मिलेगी आपको? फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? हाँ जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं, ठीक है ना। तो ये उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो जब ये फॉर एग्जाम्पल जब ये मैग्नीज से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसका क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। लेकिन अब ध्यान रखना, अब जैसे अगर हम बात करें, एक Mn2O7 है और एक MnF7 है, इसमें भी +7 है, इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। ये तो बन जाता है बेटा, लेकिन ये नहीं बनता। अब ये क्यों नहीं बनता? देखिए, ये है मैग्नीज आपका, इस पर आपने क्या किया? 7 फ्लोरीन लगा दी, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम और अच्छा सा करते हैं। देखिए, ये मैग्नीज था, इस पर आपने 7 फ्लोरीन लगा दिया बेटा। देखिए, तो हालांकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, लेकिन मैग्नीज की क्या है, बिल्कुल सरफेस पर वो पास पास है, ठीक है ना। मैग्नीज भी कोई इतना बड़ा एटम नहीं है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये स्मॉल साइज जो एटम है फ्लोरीन, ये पास पास होंगे। पास पास होंगे तो बेटा इनमें रिपल्शन होगा, ठीक है ना। रिपल्शन होने की वजह से क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ होंगी, लेकिन साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये बन जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, ये 7 ऑक्सीजन जो है 2 मैग्नीज पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? 2 मैग्नीज पर। और यहाँ पर सातों के सातों फ्लोरीन एक ही एटम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए ये बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगी? स्टीयरिंग क्राउडिंग, ठीक है ना, रिपल्शन। चलिए, तो लिखोगे ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, transition elements shows maximum oxidation state, shows maximum oxidation state, shows maximum oxidation state with fluorine and oxygen। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना बच्चों। चलिए बेटा देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट विद फ्लोरीन एंड फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ओनली, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ओनली because because fluorine and oxygen, because fluorine and oxygen are the strongest oxidizing agents, because fluorine and oxygen are the strongest, because fluorine and oxygen are the strongest oxidizing, because fluorine and oxygen are the strongest oxidizing agents, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए,
Mn2O7। ठीक है, अब यहीं पर एक पॉइंट लिख लोगे, MnF7 does not exist due to steric crowding, due to steric crowding, due to steric crowding। ठीक है, नोट कीजिए। अब बात करते हैं लो ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है बेटा, वो पाई एसिड लिगेंड, सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है ना। वो आगे हायर लेवल, मतलब आपको आईआईटी की तैयारी करने तो पढ़ाया जाता है, तो आप लिख लोगे बस। लेकिन आप, मैंने आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ाया है, ठीक है, एक बार मैं पॉइंट लिख देता हूँ, फिर कोरिलेट कर लेंगे, लिखोगे। उससे पहले हम एक काम करते हैं, अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। अब देखिए, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी किसके साथ मिलेगी, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ मिलेगी। अब इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, अगर आप 3D से 4D जाओगे, 4D से 5D जाओगे, अगर आप 3D से 4D चलोगे, 4D से 5D चलोगे, ठीक है ना। तो अगर आपको याद हो, पी ब्लॉक में आपने पिछले साल इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है ना। वहां पर क्या होता है कि डाउन द ग्रुप लो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर उसका जस्ट रिवर्स है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप चलोगे, तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता है, सुनिए। स्प्लिटिंग एनर्जी में पढ़ा चुका हूं बेटा आपको, स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, ठीक है ना। तो जैसे ही आप 3D से 4D चलोगे, 4D से 5D चलोगे, तो होगा क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगी, और स्प्लिटिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी स्टेबिलिटी के, याद करूं, स्प्लिटिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी स्टेबिलिटी के। तो जितना स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ऑक्सीडेशन स्टेट की। दोबारा फिर सुन लीजिए। अब स्प्लिटिंग एनर्जी से देखिए, स्प्लिटिंग एनर्जी क्या थी एक तरीके से बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये T2G और ये EG, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस था। तो अगर ये डिफरेंस ज्यादा होगा, अगर ये गैप ज्यादा होगा बेटा, ठीक है ना, अगर ये गैप ज्यादा होगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स की यहां पर फिलिंग होगी, ठीक है ना। पहले इलेक्ट्रॉन्स की आपकी क्या होगी, यहां पर फिलिंग होगी। अब जैसे जैसे गैप बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो एक पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। मैंने आपको पेयरिंग एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, वहां आपको समझाया होगा ये सारी कहानी, ठीक है ना, कि स्प्लिटिंग एनर्जी से स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। तो अब देखिए, तो जितनी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी बेटा, ठीक है ना, उतना एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। उतना एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जितना एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, तो अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, आप इनकी तरफ देखिए एक बार, ये इनकी एनर्जी और ज्यादा लो हो जाएगी, इनकी एनर्जी क्या होगी बेटा, और ज्यादा लो होती चली जाएगी। तो जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, इतनी एनर्जी क्या होती जाएगी, इनकी लो होती चली जाएगी। और जितनी एनर्जी लो होगी, सिस्टम क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी कहानी हमने वहां पर पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं, सिंपली आप याद रखोगे कि अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो जब हम 3D से 4D चलते हैं, और 4D से 5D चलते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ती है, और स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ने से ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। या सिंपली आप ये ध्यान रखोगे, ठीक है ना। चलिए, तो लिखोगे इन मोमेंट ऑफ, या इसको ऐसे लिखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो बेटा, एक मिनट देखिए,
स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले लिख लेते फिर बताते। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, increases down the group because of increase because of increase in the because of increase in the because of increase in the effective because of increase in the effective nuclear charge because of increase in the effective nuclear charge because of increase in the effective nuclear charge. As a result of this, as a result of this, as a result of this, as a result of this splitting, as a result of this splitting energy, as a result of this splitting energy increases, which provides stability. तो आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखा होगा बेटा, स्प्लिटिंग होने का रीजन ही क्या था? अगर स्प्लिटिंग हो रही थी तभी तो स्टेबिलिटी आ रही थी, तो डायरेक्ट सिंपली आप इस तरीके से बोल सकते हो। तो स्प्लिटिंग हुई क्यों? स्टेबिलिटी लाने के लिए, ठीक है। तो जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी उतनी ज्यादा क्या आएगी? स्टेबिलिटी आएगी। इसका आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, ये ज्यादा बढ़िया है। चलिए ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल देखिए, कोबाल्ट +6, मोलिब्डेनम +6, टंगस्टन +6। तो ये 3D का मेंबर हो गया, कोरोना मूत वाला, ये 4D वाला, ये 5D वाला। तो ये क्या कह रहा है, अगर हम डाउन द ग्रुप चलेंगे तो जो स्टेबिलिटी होती है हायर ऑक्सीजन स्टेट की, वो क्या होगी बेटा? इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। तो टंगस्टन +6 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो मोलिब्डेनम +6 और कोबाल्ट +6 से क्या होगी? ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें Fe+8 और ओस्मियम +8, कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी बेटा? ये वाली ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। +8 तो शो ही नहीं करता, वैसे बता रहा हूँ बस मैं, ठीक है। तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा, वो हायर मेंबर के लिए स्टेबल होती है। तो उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। अब स्प्लिटिंग एनर्जी जितनी, अब स्प्लिटिंग हुई क्यों थी? स्टेबिलिटी लाने के लिए, ठीक है। तो जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके से समझ सकते हो। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं लो ऑक्सीडेशन स्टेट का वाला पॉइंट। लिखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स transition elements show low oxidation states. Transition elements shows low oxidation state. Transition elements show low oxidation state with CO and pi acid ligands due to synergic bonding. ठीक है ना। जैसे निकल NiCO4 में आपने देखा होगा, ये कॉम्प्लेक्स पढ़ा था बेटा। यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी? 0 आई थी,
ठीक है ना, किसके साथ आई थी, CO के साथ। तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग थी, सिनर्जिक बॉन्डिंग थी। ठीक है ना, मैंने आपको पढ़ा रखी है। तो जहां पर सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, ठीक है, वहां पर ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। पाई एसिड लिगेंड जैसे आपका इथीन हो गया, ये पाई एसिड लिगेंड का एग्जाम्पल। ठीक है ना, ये सिलेबस में है नहीं बेटा, नहीं तो मैं करा देता इसको। ठीक है, बस आपको पाई एसिड लिगेंड, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से होगा, इसका लोन पेयर डोनर, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट यहाँ से होंगे। ठीक है, और ये क्या है बेटा आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, तो ये आप सिंपली ध्यान रखोगे। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लो सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पड़ी थी, आपने देखा होगा CO के साथ इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आई थी। ठीक है ना, और CO में कौन सी बॉन्डिंग होती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट लो ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पर शो करेंगे, जहां पर वो सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये कहानी थी ऑक्सीडेशन स्टेट की। बेटा इस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। देखिए, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, नोट हो गया होगा। देखिए, हाउ वुड यू हाउ वुड यू अकाउंट हाउ वुड यू अकाउंट हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द how would you account for the increasing oxidizing power for the increasing oxidizing power in the series oxidizing power in the series VO2 प्लस। ये आंसर आपको दे रखा है, आपको इसको एक्सप्लेन करना। Cr2O7 2 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव। ठीक है ना, ये आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए, अगर आप इनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो, तो VO2 प्लस, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी बेटा, +5 आएगी। Cr2O7 2 नेगेटिव, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी इसकी, +6 आएगी। और MnO4 नेगेटिव में यहाँ कितनी आएगी, +7 आएगी। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी है, MnO4 की है। सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी है, MnO4 की है। तो देखिए MnO4 बेटा, अगर ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरे कोई ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये खुद कहाँ तक जा सकता है बेटा, ये +7 से +2 तक जा सकता है। कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, +7 से +2। इसकी मिनिमम कितनी है, +2। क्रोमियम +6 से कहाँ तक जा सकता है, +2 तक जा सकता है। ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है बेटा, +2 तक जा सकता है। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन किसका हो सकता है, इसका हो सकता है। ठीक है ना, उससे कम रिडक्शन इसका हो सकता है, उससे कम इसका, क्योंकि ये +7 से +2 तक जाएगा। ठीक है ना, तो ज्यादा रिड्यूस हो सकता है, ये उससे कम रिड्यूस होगा और ये सबसे कम रिड्यूस होगा। ठीक है ना, तो इनकी रिड्यूस होने की जो पावर होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, MnO4 नेगेटिव की होती है। क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों करता है, सॉरी क्या करता है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, इस चीज को मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, मैग्नीज shows manganese shows maximum number of oxidation state, shows maximum number of oxidation state
as compared to as compared to as compared to chromium and vanadium. Hence it reduce itself to maximum number of oxidation states. Hence it reduce itself to maximum number of oxidation state hence MnO4 negative is stronger oxidizing agent, is stronger ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बाकी दोनों का बेटा आप अपने आप लिख लोगे इसी तरीके से, मैंने एक का लिख दिया है, ठीक है ना, इज स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन VO2 प्लस Cr2 O7 2 नेगेटिव। ठीक है, अगला पॉइंट आप इस तरीके से लिखोगे कि क्रोमियम जो होता है वो वेनेडियम के कंपैरिजन में ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है, इसीलिए वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बता दोगे कि +6 से +2 तक जा सकता है, ये अपनी लैंग्वेज में कहानी लिखना चाहो ये भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे लिखो, फिर इन दोनों को कंपेयर करके लिख दो, हैंस द ऑर्डर इज दिस। ठीक है, जबकि एनसीईआरटी में आप देखोगे सिंपल एक लाइन दे रखी है आपको, ठीक है ना, एनसीईआरटी में सिंपल एक लाइन दे रखी है कि ये मिनिमम कि ये रिड्यूस्ड हो सकते हैं, बस कुछ ऐसा ही कुछ लिख रखा है, देख लेना। ठीक है, मैंने आपको एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है ना, कि ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है इसके कंपैरिजन में और ये क्यों है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, शायद एक क्वेश्चन और होगा, देखते हैं। नहीं, ठीक है, चलिए, तो ये कहानी थी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर होगी, हायर कब स्टेबल होगी, लोअर कब स्टेबल होगी, कब लो बनेगी, कब हाई बनेगी, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। वेरिएबल क्यों शो करते हैं, कौन सा जो वेरिएबल शो नहीं करता। चलिए अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं बेटा। ये मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करा चुका हूँ, बस एक जस्ट रिवीजन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, पैरामैग्नेट क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, ठीक है ना। तो बस आपको, और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी आपको निकालनी मैंने बताई थी। तो 2 क्वेश्चन कर लेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं बस। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। अगर इसकी वैल्यू आपके पास है बेटा, इसको देखकर आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या था, √n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, n क्या थे बेटा यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, वेयर n बराबर है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। n बराबर है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था, अगर ये जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है, अगर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ये लिख रहा हूँ बेटा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ रही है, या इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, ये 2 पॉइंट है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, 3 पॉइंट इस तरीके से आ रही, तो इस वैल्यू को देखकर आप बता सकते हो कि इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, ये आपका एंट्रेंस में पूछा जाता है। ठीक है, सोल्व करने की जरूरत नहीं डायरेक्ट। तो इस केस में क्या हो जाएंगे, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है ना।
ये जो आपका इंटीजर पार्ट है इसी को देखकर 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये 1, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, इसमें 4, इसमें 5। ठीक है, दो क्वेश्चन कर लेते जो आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको, फिर क्वेश्चन कराते हैं। चलिए, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट calculate the magnetic moment of a divalent ion of a divalent ion of a divalent ion in aqueous solution in aqueous solution in aqueous solution if its atomic number is 25, if its atomic number if its atomic number is 25। ठीक है, देखिए अब डाइवेलेंट आयन है, एटॉमिक नंबर 25 है। क्या स्टेट है, एटॉमिक नंबर 25 है और ये क्या है, एक डाइवेलेंट आयन है। ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटा, 3d5 हो जाएगी, आर्गन 3d5 हो जाएगी। ठीक है, तो डी के अंदर आपको डायरेक्ट दिख रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछ रहा है वो म्यू से इसको डिनोट करते हैं बेटा, ये जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है इसको हम म्यू से लिखते हैं। ठीक है ना, तो म्यू निकाल दोगे यहाँ से, म्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट एन इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन। n की वैल्यू 5 रखिए, कितना आ जाएगा 35, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन। कैलकुलेट द calculate the spin only magnetic moment calculate the spin only magnetic moment
कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M+2 aqueous ion Z equal to 27. तो M+2 आयन दे रखा है बेटा, एटॉमिक नंबर 27, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, आर्गन 3d7। तो बेटा इसको ड्रॉ करके देख लेना कभी डायरेक्ट, अभी आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, या तो डायरेक्ट देखते पता चल जाए आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस से पता चलेगा, नहीं तो इसमें गड़बड़ होने के चांसेस है, ठीक है ना। तो देखिए 3d7 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिल करोगे, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आए बेटा, एन की वैल्यू 3 आई, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आए। कुछ लोग 7 भर देते हैं, ठीक है, ऐसा ही कह रहा हूँ इसलिए। तो म्यू बराबर है √n × n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो n की वैल्यू 3 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, √15, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है बेटा, डायमैग्नेटिक क्या होता है, ये डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा रखी होंगी। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है ना, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है। चलिए बेटा, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी अगले सेशन में करेंगे, ठीक है ना। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो बेटा कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।